स्टूडेंट, आज हमारी इस वीडियो में हम यह प्राप्त करेंगे कि अपवाह वेग का सूत्र क्या है। अभी तक की हमने वीडियो में देखा अपवाह वेग क्या था। पुनः उस चीज़ को रिपीट करते हुए, उस परिभाषा को रिपीट करते हुए हम हमारे अपवहन वेग के सूत्र को व्युत्पन्न करेंगे। सर्वप्रथम हमने ये माना कि हमारे पास एक चालक तार है जिसमें यह मुक्त इलेक्ट्रॉन से, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने माना चालक तार की लंबाई है L, स्मॉल l के रूप में, और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसका वो हम कह देते हैं कैपिटल A है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अर्थात जब ये चालक टुकड़ा केवल रखा हुआ है तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्वतंत्र विचरण करते रहते हैं, औसत वेग शून्य होता है, अर्थात परिपथ में धारा का चालन नहीं होता। लेकिन जब हम एक बाह्य विद्युत क्षेत्र या विभवांतर हम आरोपित कर देते हैं, जैसा कि मैंने इसको विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, यह विद्युत स्रोत का पॉजिटिव और यह नेगेटिव भाग है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गतिमान रहते हैं। अभी तक हम कह रहे थे कि ये जो आवेश है इलेक्ट्रॉन्स है ये स्वतंत्र विचरण कर रहे थे, नेट आवेश शून्य था। लेकिन अब हम कहते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गतिमान होते हैं तो इनका एक परिणामी वेग बनता है। ठीक है, हमने ये देखा कि ये भाग हमारे पास पॉजिटिव के रूप में, ये भाग नेगेटिव के रूप में होगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बनेगी आपके पास E। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान रहते हैं अपवाह वेग से। ठीक है, सब प्रथम हम अपवाह वेग की परिभाषा लिखते हैं। अपवाह वेग की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जब चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गतिमान रहते हैं। ये तो हमने कहा चालक तार के सिरों के मध्य इलेक्ट्रॉन के वेग की स्थिति को। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग का औसत अपवाह या अपवहन वेग कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमने अपवाह वेग की परिभाषा को लिखा। अब हम इसका सूत्र व्युत्पन्न करेंगे जिसके आधार पर हम कहेंगे, माना किसी चालक में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, हमने ये भी कहा बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, पहले हम अनुपस्थिति निकालेंगे फिर उपस्थिति निकालेंगे। अनुपस्थिति में इनका वेग
U1 U2 अप टू UN है। अतः औसत वेग आप लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस अप टू प्लस UN बटे N बराबर 0 होगा। जैसा कि हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र विचरण रहते हैं, सभी दिशाओं में व्याप्त रहते हैं। तो जब इनका हम औसत वेग निकालते हैं प्रारंभिक वेग के रूप में, तो यह औसत वेग हमारे पास 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या कहा कि जब हम चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग V1 V2 अप टू Vn हो तो हम कह सकते हैं गति की प्रथम समीकरण से V1 बराबर U1 प्लस AT1, V2 बराबर U2 प्लस AT2। इसी प्रकार से n पदों के लिए आपके पास बनेगा Vn बराबर Un प्लस ATn। इसको मैंने लिया समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट, यहाँ जो T1 T2 अप टू Tn आपने माना है वह दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय है। ठीक है स्टूडेंट, हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं आपको कि यहाँ T1 T2 अप टू Tn दो क्रमागत टक्कर के मध्य लगा समय है। ठीक है, अब हम लेते हैं परिभाषा के अनुसार औसत वेग। अतः हमने कहा अपवाह वेग की परिभाषा से, अपवाह वेग की परिभाषा से Vd बराबर V1 प्लस V2 प्लस अप टू प्लस Vn और बटे n हो जाता है। समीकरण नंबर लिया 3 नंबर। हमने समीकरण 2 व 3 को शामिल किया तो हम देखते हैं कि Vd बराबर बनेगा, V1 का मान रखा U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2 प्लस अप टू प्लस UN प्लस ATN और बटे आपके पास बनता है n। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका औसत लेते हैं फैक्टर में डिवाइड करके। Vd बराबर हमारे पास बनेगा U1 प्लस U2 प्लस अप टू प्लस UN बटे n प्लस a। T के लिए हमने औसत लिया T1 प्लस T2 प्लस अप टू प्लस Tn और बटे n। ठीक है, हम समीकरण 1 के आधार पर जानते हैं, समीकरण 1 से हमारे पास ये वाला भाग बन जाता है 0। हमने पढ़ा है Vd बराबर होगा 0 प्लस a T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn बटे n। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको दिया समीकरण नंबर 4। अब हम इस बात को जानते हैं
कि यहाँ आपके पास T1 प्लस T2 अप टू Tn ये समय का औसत है। तो हम जानते हैं चूँकि विश्रांति काल, जिसको हमने परिभाषा के रूप में पढ़ा था कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय का औसत विश्रांति काल कहलाता है, जिसके आधार पर टो बार बराबर होगा T1 प्लस T2 प्लस अप टू प्लस Tn बटे n। ठीक है, अब हम समीकरण 4 का यहाँ उपयोग करेंगे। तो हमने कहा समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं कि हमें प्राप्त होगा Vd बराबर A और टो बार, समीकरण नंबर 5। ये हमारे पास समीकरण नंबर 5 प्राप्त होती है। अब स्टूडेंट, यहाँ आपके पास एक जो महत्वपूर्ण राशि है वो है त्वरण। ये त्वरण आपके पास किस तरह से संबंधित रहेगा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, इसे हमें ध्यान देना है। ठीक है ना। तो इसको हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, देखिए आप, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि जो अपवाह वेग Vd की दिशा होती है वह त्वरण की दिशा के समान ही है। त्वरण की जो दिशा चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, चूँकि Vd की जो दिशा होती है, दिशा त्वरण A की दिशा के समान होती है, की दिशा के समान होती है, लेकिन त्वरण की जो दिशा होती है वह चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। हमने देखा था स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान रहते हैं। इस घटना के आधार पर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला प्राप्त करेंगे कि चूँकि बल की परिभाषा के आधार पर हम जानते हैं, बल की परिभाषा से हम जानते हैं F बराबर होता है ma। वह विद्युत बल हमने पढ़ा है लेसन नंबर 1 में, F बराबर होता है QE के रूप में। सॉरी, ये E कैपिटल है आपके पास, मैं दोबारा लिख देता हूँ, Q और कैपिटल E के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक बात देखते हैं कि Q की जगह आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यदि आप सदिश रूप यहाँ पर स्टार्ट कर देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास है नेगेटिव चार्ज वाला, इसलिए माइनस साइन का यहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो आपको मिलेगा संतुलन की अवस्था में माइनस के E कैपिटल E बराबर ma। तो A बराबर होगा माइनस कैपिटल E कैपिटल स्मॉल e अपॉन m। इसको मैंने लिया समीकरण नंबर 6। अतः समीकरण 5 व 6 से आपको मिलेगा Vd बराबर सदिश रूप, एक की जगह आपने वैल्यू रखी माइनस के कैपिटल E स्मॉल e अपॉन m और इंटू टो बार। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसलिए इस पर सदिश चिन्ह लगाया जाएगा। स्टूडेंट, जब भी हम न्यूमेरिकल की दृष्टि से इसका फॉर्मूला उपयोग में लेते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि आप यहाँ पर माइनस चिन्ह उपयोग में लें, इसलिए मैं इसको या करके यू भी लिख सकता हूँ। जब आप इसका औसत लेते हैं परिमाण के रूप में, तो Vd इक्वल टू आपको मिलेगा स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m और इंटू टो बार। यह आपके पास अपवाह वेग का एक सूत्र है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है वह आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। यहाँ नोट कर देते हैं, यहाँ
नेगेटिव साइन दर्शाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से यह हमारे पास अपवाह वेग या इसको अपवाह चाल के नाम से भी जाना जाता है का सूत्र प्राप्त होता है। स्टूडेंट, हमने अपवाह वेग का सूत्र पढ़ा। अपवाह वेग जैसा कि अभी हमने कहा Vd बराबर होता है स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m और इंटू टो बार। यहाँ स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि स्मॉल e जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोनों ही नियतांक है। यहाँ E व m नियतांक है। तथा विश्रांति काल जो होता है वह चालक पदार्थ के लिए स्वयं एक नियतांक होता है। तथा यहाँ कह देते हैं हम भी कि टो बार धात्विक चालक के लिए, धात्विक चालक के लिए जो भी आपने चालक ली है उसके लिए नियत होता है, नियत होता है। अर्थात हम यहाँ इस बात को कह सकते हैं कि Vd प्रोपोर्शनल होगा E, अर्थात अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के समानुपाती होता है। तो इस घटना के आधार पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि Vd इक्वल टू होगा म्यू E। यहाँ जो म्यू आपको प्राप्त हुआ है, म्यू समानुपातिक नियतांक है जिसे आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। आवेश वाहकों की गतिशीलता कहा जाता है। ये तो स्टूडेंट हमारे पास एक सामान्य फॉर्मूला बना। यदि हम इस गतिशीलता को किसी एक परिभाषा के रूप में, सटीक परिभाषा के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो हम इसी समीकरण का यहाँ उपयोग करेंगे, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि म्यू इक्वल टू Vd अपॉन E। अर्थात हम ये कहेंगे यहाँ पे अपवाह वेग या चाल भी आप कह सकते हो Vd व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात आवेश वाहकों की गतिशीलता कहलाती है। हम इसे म्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं स्टूडेंट। यहाँ गतिशीलता जो है सदैव धनात्मक होती है। हम इस बात को बोलते हैं यहाँ पे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए यह धनात्मक होती है तथा इसका SI मात्रक हमारे पास बनेगा मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट इंटू सेकेंड। और इसकी वीमा हम बनाते हैं यदि, तो वीमा हमारे पास वीमा सूत्र बनेगा इसका m-1 L0 T2A1 होता है।
स्टूडेंट्स, हम गतिशीलता का जो मान होता है यह पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिस धातु में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग अधिक होगा उस धातु के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता भी अधिक होगी। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि गतिशीलता का मान जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। अर्थात जिस धातु में इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होता है, अपवाह वेग, उस धातु में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता भी अधिक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस घटना के आधार पर कह सकते हैं यदि हमारे पास दो धातुएं हैं जो समान विद्युत क्षेत्र पर उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों धातुओं का जो अपवाह वेग का अनुपात होगा वह उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के अनुपात के बराबर होगी।